हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। बेटा आज के टॉपिक जो हमारे है वो एल्कीन है। अल्कीन में सबसे पहले एल्कीन जो है एक हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है। हाइड्रोकार्बन की पार्ट में इथीन जो आती है सबसे पहले, और इथीन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, जैसे कि हमको मालूम है। इथीन का याद रखिएगा कॉमन नेम जो है होता है इसका कॉमन जो नेम है, कॉमन नेम को हम लोग याद रखिएगा ट्राइबल नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइबल नेम भी कहते हैं। और कॉमन इथीन का कॉमन नेम होगा हमारा इथाइलीन होता है। याद रखिएगा इसका एक जनरल फार्मूला होता है इथीन का या अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। यहाँ पर आप n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू 1 छोड़ के बाद बाकी जो भी है वो आप लगा सकते हो 2, 3, 4, 5 जो आप लगा सकते हो इतना लगा सकते हो आप। इसके और आगे भी आप जा सकते हो, आपको हायर अल्कीन्स मिलने लगेंगे। तो मैं सबसे पहले आपकी मालूम है कि इथीन जो है हमारा वो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स है। मान लीजिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पकड़ता हूँ, तो अगर n की वैल्यू को 2 पकड़िएगा तो C2H4 आएगा। ठीक है, ये जो जनरल फार्मूला है CnH2n, इस जनरल फार्मूला से हम मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अगर n की वैल्यू को 2 पकड़ते हो तो C2H4 आता है। इस मॉलिक्यूल को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें मालूम है कि इथीन मतलब होता है डबल बॉन्ड मतलब होता है अनसेटल्ड कंपाउंड्स। इथीन को हम ये सब कंपाउंड्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आपको सिर्फ दिखाना है कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, इस टाइप के फॉर्म को हम लोग कहते हैं कंडेंस फॉर्म कहते हैं। यह है हमारा कंडेंस फॉर्म, इसे कहते हैं हमारा कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाया है, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाओगे और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को भी दिखाओगे, तो आपने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड को दिखाया, तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म कहेंगे। इस टाइप के फॉर्म को हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म कहेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म रहा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म रहा। इसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसे हम लोग कंडेंस फार्मूला कहते हैं, इसे हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। एक लास्ट बच गया है जिसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे होता है? आपको ना कार्बन दिखाना है और ना हाइड्रोजन दिखाना है, सिर्फ ये बॉन्ड दिखाने हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। वो 2 बॉन्ड को ऐसे मत लिखिएगा, काट दिया जाएगा, थोड़ा सा तिरछा करके लिखिएगा ऐसे करके, नहीं तो ऐसे लोग सोचेंगे कि ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। मैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जब मैं n की वैल्यू को 3 पकड़ता हूँ, चलिए मैं n की वैल्यू को 3 पकड़ता हूँ, तब देखिए क्या आएगा ये फार्मूला। इसमें पुट कीजिए C3 और H6 आएगा। C3H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये आपको मालूम है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया है, मतलब ये भी हमारा कंडेंस फॉर्म है। अगर आप चाहो तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाना है और एज वेल एज कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना है, तो आप इसको दिखा सकते हो ऐसे करके। अब ये जो फॉर्म हमारा हो चुका है, ये फॉर्म हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। इसी का बॉन्ड लाइन फॉर्म दिखाना है तो सिर्फ आपको याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन दोनों को नहीं दिखाना है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्डों को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मैंने बना दिया ऐसे। याद रखिएगा हमेशा फॉर्म जो होता है, ये बॉन्ड लाइन जो फॉर्म होता है जिग जैग फैशन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कार्बन, ये जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, वो जनरल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। इसमें आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्म देखा, कंडेंस फॉर्म देखा, स्ट्रक्चर फॉर्म देखा और बॉन्ड लाइन फॉर्म देखा। आपने देखा कि जब इथीन का कॉमन नेम मतलब मैं ट्राइबल नेम लिखता हूँ, तो जो ट्राइबल नेम है, ट्राइबल नेम इथीन को हम लोग बोलते हैं इथिलीन बोलते हैं, इथाइलीन बोलते हैं, ऐसे इथाइलीन कह सकते हैं। ये प्रोपीन है, इसमें कार्बन 3 है, एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग इन कहते हैं, तो प्रोपीन हुआ। इसको हम लोग कहेंगे प्रोपाइलीन कहेंगे, ये कॉमन नेम है। वैसे ही आप जैसे और एक कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें और इसमें अंतर एक ही है, क्या है? CH2 का अंतर है। देखिए ध्यान से, CH4 यहाँ पे C3H6 है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन कितनी डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो ये हो गया CH2, है ना। तो CH2 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। फर्दर अगर आप इसमें CH2 ऐड करेंगे, देखिए तो ये C4H8 मिलेगा, ये आपका ब्यूटीन हो जाएगा। ये इथीन, तो ये प्रोपीन, तो ये ब्यूटीन। ऐसे ही अगर आप इसमें फिर से फर्दर CH2 ऐड कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इथीन था, ये प्रोपीन था, ये ब्यूटीन था, ये पेंटीन था, मतलब आपको वही ग्रुप मिल रहा है, बस उसमें एक CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए मेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा इसमें सेम फैमिली की चीज़ें आ रही। सेम मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, इस तरीके से ये एक प्रोसेस को फॉर्म करता है, एक प्रॉपर्टी को पैदा करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, याद रखिएगा, और लोगस का मतलब होता है फैमिली। तो सेम फैमिली के मेंबर्स बन रहे हैं, बस इनका जनरेशन्स आगे बढ़ते जा रहा है। आप एक लोअर अल्केन से हायर अल्केन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं ब्यूटीन लाता हूँ, C4H8 लिखता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ये कार्बन कार्बन के बीच में एक CH2 घुसा दूंगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ये हमारा हो गया ब्यूटीन। देखिए ब्यूटीन हो गया। देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, बस यहाँ पर एक CH2 की कमी थी जो मैंने यहाँ पर CH2 को लाया है, फिर इन दोनों में कमी यहाँ पर है। इसमें अगर मैं CH2 ऐड करूँगा तो वो ब्यूटीन में तब्दील हो जाएगा। फिर मैं इसमें फर्दर अगर मैं CH2 ऐड करूँ तो CH3 CH2 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 ये रह जाएगा। तो आपने अल्टीमेट क्या देखा कि हमने बस CH2 ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, हम फैमिली को और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ को और बड़ा करते जा रहे हैं, फैमिली को और बड़ा कर रहे हैं, मतलब अल्कीन की फैमिलीज को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक नया प्रॉपर्टी को पैदा कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस कहते हैं। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब फैमिली। ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब क्या है, होमोलोगस टू ईच अदर से, याद रखिएगा ये लोग होमोलोगस हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी बात मैं करता हूँ अल्कीन्स। अगर मान लीजिए अल्कीन्स को अगर आपको कम अल्कीन्स की ऑकरेंस की बात करूँ, अगर अल्कीन्स बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है कोल गैसेस में, याद रखिएगा कोल गैसेस में इसकी ये वेरी माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है। और अगर बहुत लार्ज स्केल में अगर आपको पाना है तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में अगर हम जाएंगे तो याद रखिएगा हमें ये जो चीज़ मिलेगा ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिलेगा, ये मत भूलिएगा। दूसरी बात मैं और एक करता हूँ, इसकी बात एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगा, जो प्रॉपर्टी का नाम है आइसोमर्स ऑफ अल्कीन। हमने प्रीवियस लेक्चर, जब हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, तो इसमें हमने आइसोमर की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, बट याद रखिएगा अल्कीन्स जो हैं, अल्कीन जो हमारे होते हैं वो याद रखिएगा 2 टाइप के आइसोमर शो करते हैं। एक तो चेन आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर शो करते हैं। बस ये 2 ही आइसोमर शो होता है, याद रखिएगा अल्कीन के द्वारा। टॉटोमर्स, मेटामर्स, चिडिंग चेन आइसोमर, ये सब टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं होती। तो अल्कीन सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है, एक चेन आइसोमर और एक पोजीशन आइसोमर। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको पेंटीन से। चलिए अगर मान लीजिए पेंटीन का लेके एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें कार्बन कितने हैं, 5 है, आपको दिख रहे हैं। लीजिए मैंने 5 कार्बन लिखा, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया। हम चाहे तो इस कार्बन के चेन, ये जो चेन है देख रहे हैं, 5 कार्बन का ये चेन है, एक लंबा सा चेन। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन का भी चेन बना सकते हैं। और एक कार्बन को हम कहीं भी लगा देते हैं, मान लीजिए यहाँ लगा दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के चेन कितने हैं हमारे, 5 हैं, पर यहाँ पर कितने, 4 हैं। देखिए यहाँ पर चेन 4 है चेन, तो इसका मतलब इसमें हम लोग कहते हैं चेन आइसोमर। बस और कुछ नहीं करनी है। अल्कीन में डबल बॉन्ड बैठती है, डबल बॉन्ड बैठा दीजिए किसी कार्बन के बीच में, यहाँ पर भी कहीं बैठा दीजिए, आपकी इच्छा, जहाँ बनने हैं वहाँ बैठा दीजिए। आप कहीं भी बैठा लीजिए, यहाँ बैठा दीजिए डबल बॉन्ड। तो देखिए अल्टीमेट आपने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के मान लीजिए, हाइड्रोजन के जो होते हैं 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन को आपके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको मालूम है हाइड्रोजन के कितने टोटल बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन लगेंगे। CH2 यहाँ पर 1 भी नहीं लगेगा, यहाँ पर CH3 लगेगा और यहाँ पर CH2 लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भर लीजिए CH3, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर 1 H लगेंगे, जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर 2 लगेंगे। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो मैं C5 लिखता हूँ। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या H10 है। यहाँ पर भी काउंट कीजिएगा तो कार्बन की संख्या 5 मिलेगी, हाइड्रोजन की संख्या 10 मिलेगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो हो गया ना स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में किस टाइप का आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये चेन आइसोमर है, क्योंकि इनकी चेन अलग है। तो याद रखिएगा चेन आइसोमर अल्कीन में एग्जिस्ट करता है। मैं चाहूँ तो इसको और एक तरीके से बना सकता हूँ, पोजीशन आइसोमर जो बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 कार्बन लिखा, क्योंकि प्रिंटिंग का मतलब होता है 5 कार्बन, और डबल बॉन्ड अपने हिसाब से बैठा दीजिए, आप कहीं भी लीजिए, यहाँ बैठा दिया आपने। यहाँ पर और एक बनाइए 5 कार्बन, देखिए मैं यहाँ पर 5 कार्बन बना दिया। अब डबल बॉन्ड ये जगह छोड़ के आप कहीं भी बैठा दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा दिया। अब देखिए मैंने 1 2 3 4 5, मैंने 1 और 2 कार्बन के बीच में बैठाया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा, यहाँ पे 2 3 के बीच में बैठाया।
याद रखिएगा आप 4 5 के बीच में बैठाइएगा, क्योंकि 4 5 और 1 2 एक ही बात है। अगर आप इधर से काउंट करें या इधर से काम करें, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 1 2 कार्बन के बीच में है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 3 के बीच में बॉन्ड है। मैं आपको कहा था पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड का पोजीशन या किसी भी एटम का पोजीशन अलग रहेगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, ये पेंट इन है, ये पेंट इन है, 5 कार्बन है पेंट बोलेंगे, 5 कार्बन है हम इसको पेंट बोलेंगे, और डबल बॉन्ड किस में है, 1 नंबर कार्बन पर अटैच्ड है तो 1 इन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन यहाँ पर भी 5 है हमारे, पर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 से स्टार्ट है, 2 पे ज्वाइन है तो 2 इन बोलेंगे। 3 मत बोल दीजिएगा, हमेशा लोअर वैल्यू को हम लोग लेते हैं, तो पेंट 2 इन हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने बनाया इसका आइसोमर। हमने देखा कि पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं और चेन आइसोमर किसे कहते हैं। तो अल्कीन के चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एक्सप्लेन हो गए, याद रखिएगा, और कोई आइसोमर्स नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर। इथीन जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो कैसा करता है वो देखिए। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H2, आपको जैसे कि मालूम है। अब हमको ये भी मालूम है कि इथीन का स्ट्रक्चर अगर C2H2 होता है तो अगर इसको हम खोल के बनाएं स्ट्रक्चर इसका, तो देख सकते हैं आप ऐसे, ऐसा और ऐसा और ऐसा बनाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा, देखिए एक सर्कल है, अगर इसको बीच से काटिएगा तो इसके बीच का जो एंगल है बताइए कितना होगा, 180 होगा। ठीक उसी प्रकार से एक सर्कल को अगर मान लीजिए आप ऐसे काटोगे तो बताओ, मैं पूछूंगा ये एंगल कितना है, तो बोलोगे सर ये 360 होता है। देखिए यहाँ पर 360 होता है, यहाँ पर 360 था, आपने इसका 2 भाग कर दिया सर्कल का, तो आपका एंगल हो गया 180। अभी आपने सर्कल का 3 पार्ट किया है, तो 360/3 कीजिएगा तो आएगा आंसर 120। इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखिए तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा कि मान लीजिए एक सर्कल बनाया आपने, और यहाँ पर देखिए एक ये और एक ऐसा बनाया आपने, तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। इसके बीच का जो एंगल है वो भी कितना है, 120 डिग्री है। तो याद रखिएगा एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है, याद रखिएगा 120 डिग्री है। एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, फिर भी इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है, बस अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो इस तरीके से आपको पता चला। और याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लैनेट स्ट्रक्चर है, ये प्लैनेट स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो इथीन होता है या इथिलीन कहिए, ये इथाइलिन कहिए, ये हमारा प्लैनेट स्ट्रक्चर फॉर्म में पाया जाता है, और इसके बीच के जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 डिग्री होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको इसके पहले यूज़ भी बता चुका हूँ। इथिलीन का यूज़ जो होता है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में होता है, याद रखिएगा इसका। और याद रखिएगा इथिलीन का यूज़ जो होता है हमारा वो डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल होता है इसका। याद रखिएगा इसका ऑक्सी इथिलीन फ्लेम कहते हैं इसको। जब हम लोग इसको प्योर ऑक्सीजन के फॉर्म में जब हम लोग इथिलीन को बर्न करते हैं तो ये वेल्डिंग के पर्पस में काम करता है। तब उस समय हम इसका जो केमिकल नेम होता है वो हम लोग बोलते हैं ऑक्सी इथिलीन फ्लेम बोलते हैं, जो कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के पर्पस में यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ अल्कीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, और अल्कीन्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं ये सब प्रॉपर्टी पढ़ा। अब मैं एक मेन प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, जो प्रॉपर्टी आपका है केमिकल इसकी प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन या प्रिपरेशन ऑफ इथीन कहिए, जो है इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो मैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे अब आता हूँ, देखिए ध्यान से। ये है इसका स्ट्रक्चर जो मैंने पहले से ही बना कर रखा है, जिससे टाइम किल ना हो। एक बात याद रखिएगा, जो ये है हमारा फनल, कॉनिकल फनल, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। याद रखिएगा इस फ्लास्क में हम लोग डाले हैं सैंड और एल्युमिनियम सल्फेट डाला है। याद रखिएगा आप जब आपको बनाना हो, अल्कीन की प्रिपरेशन करनी हो, तो आपको डालना पड़ेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, और आपको इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल और कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या है, रिएक्टेंट है, याद रखिएगा। तो रिएक्टेंट जो हम लोग लेते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट हमारा अल्कोहल होता है और H2SO4 होता है। याद रखिएगा मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में अगर आपको OH दिखता है तो समझिए कि वो बेस की प्रॉपर्टी भी शो करता है, और H2SO4 एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। याद रखिएगा, तो होता ये है कि हम लोग लेते हैं अल्कोहल को 1:2 रेशियो में। अल्कोहल जो है मान लीजिए अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब है इसकी वॉल्यूम, तो H2SO4 की 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम क्यूब रहेगी, ये याद रखिएगा। तो 1:2 रेशियो में हमेशा हम लोग इस रिएजेंट को लेते हैं। अब क्या होता है, रिएक्टेंट को लेते हैं। अब होता क्या है कि इसका जो OH है और इसका जो एक H है, आपको मालूम है बेस की पहचान ये होती है अल्कोहल। याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। तो ये बेसिक इन नेचर मतलब जो OH छोड़ता है, तो ये अपना OH छोड़ेगा, एसिड अपना H छोड़ेगा। जब ये H और ये OH छोड़ेगा तो H और OH मिलकर H2O बनता है। तो देखिए इसने अपना H2O निकाला, और जो बाकी के जो बच गए वो एक साथ कंबाइन कर गए।
याद रखिएगा जब आप इसको फ्लास्क में जब डालते हो ना तो आपको उस समय हीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सैंड लीजिए, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट लीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं बताता हूँ मैं, बस बने रहिए मेरे साथ। तो उस समय होता यह है कि जब आप अल्कोहल को और आप जब H2SO4 को ऐड कीजिएगा, आप उसको हल्का सा सेक कीजिए, जब सेक कीजिएगा बस ऐसे करके हिलाइएगा, तब क्या होगा मालूम है, ये इथेनॉल H2SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा। क्यों कंबाइन करेगा मालूम है, क्योंकि आपने जो H2SO4 लिया है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है, जो हाईली रिएक्टिव है, वो इथेनॉल से रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर में। उसके बाद ये जो फॉर्म करता है वो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये पैदा होता है। अब ये तो असल में इथीन है नहीं, तो अब करेंगे क्या, तब हम लोग इसमें टेम्परेचर देते हैं। अब इसको हम लोग हीट करेंगे, याद रखिएगा अब तक हमने हीट नहीं किया है, अब हम लोग हीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे। जब ये टेम्परेचर हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। एसिड है, एसिड छोड़ने में माहिर होता है और H+ लेने में माहिर होता है, तो वो क्या करेगा, इस फार्मूला से, इस कंपाउंड से क्या करेगा, H ले लेगा और ये H2SO4 बन जाएगा और H2SO4 बनेगा और ये हो जाएगा C। ये जो आपका क्या था CH3CH2 था, यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो ये CH2CH2 हो गया। तो CH2CH2 को हम लोग क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। और याद रखिएगा जब आप 170 डिग्री सेल्सियस में जब हीट कीजिएगा तब याद रखिएगा जो आपने एल्यूमिनियम सल्फेट या सैंड लिया था वगैरह जो भी हो, या याद रखिएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर H2SO4 था, जब H2SO4 HSO4 में कन्वर्ट हुआ तो याद रखिएगा इसका तब हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या याद हुआ है, याद रखिएगा इसका ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है उस दौरान याद रखिएगा जब आप इसको हीट करते हैं तो उस दौरान कुछ इम्प्यूरिटीज़ फॉर्म होते हैं। वो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं SO2 और CO2, याद रखिएगा। तो SO2 CO2 इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ हमारा इथीन भी पैदा होता है, C2H2 भी फॉर्म होता है। अब ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं इस गैस ट्यूब से, और इस गैस ट्यूब से यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो CO2 और यहाँ पर याद रखिएगा SO2 जो था, याद रखिएगा, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपने दिया है वो NaOH दिया है, इनके साथ ये डिज़ोल्व हो जाता है और या बोलिए रिएक्ट कर जाता है। और इथीन रिएक्ट करता नहीं है, तो इथीन C2H2 जो हमारा गैस है वो इस ट्यूब से निकल जाता है और इस ट्यूब से निकल के यहाँ एंटर करता है। जब इस पाइप के थ्रू जब आता है, यहाँ पर पानी होती है, याद रखिएगा। अब इस जो ग्लास देख रहे हैं इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। अब होता क्या है, इथीन तो पानी में सोल्यूबल होता नहीं है, तो ये जो गैसेस हैं यहाँ से गैसेस क्या करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। होता ये है ना कि यहाँ पर पूरा पानी असल में भरी हुई रहती है, समझे। और होता है ना ये भी, ये जो गैसेस देख रहे हो, ये गैस पूरी भरी नहीं रहती, थोड़ी सी जगह खाली होती है, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग ग्लास को उल्टा करके डालते हैं तब होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर के बबल्स फॉर्मेशन होते हैं। ये एयर के बबल्स नहीं है, इथीन गैस हैं, और ये इथीन गैस इस बबल्स में घुसते रहते हैं। जैसे ही घुसते हैं ना, इसमें जो पानी होती है ना, पानी की जो ये हाइट है ना, ये पानी की जो हाइट देख रहे हो ये कम होने लगती है, पानी नीचे जाने लगता है, पानी नीचे जाने लगता है और इसमें गैस क्या होते हैं, भरने लगते हैं। जैसे जैसे इसमें गैस भरने लगते हैं, ये पानी जो है, ये जो वाटर देख रहे हो, ये नीचे जाने लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। पानी होता है नीचे जाने लगता है और हवा जो इथिलीन गैस है वो ऊपर भरने लगता है। और इस ग्लास में पूरी तरीके से जब इथिलीन गैस पूरी तरीके से जब भर जाती है और पूरा का पूरा जो पानी है वो नीचे चलाता है। और ये जो पानी का जो लेवल देख रहे हो आप, ये पानी का लेवल जो है इसको और बढ़ा दो आप, ये बढ़ जाता है। आई बात समझ में, मतलब इस ग्लास में जो पानी थी वो बाहर निकल जाती है, पूरी पानी बाहर निकल जाती है और ग्लास में पूरा क्या रहता है, हमारा इथिलीन गैस रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इथिलीन गैस को, इस ग्लास को हम लोग इन्वर्टेड करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे उल्टा करते हैं हाथ से ढक देंगे, मतलब ये ग्लास हमारा जब ऐसे रखेंगे इसको हम, तो इसको अपने हाथ से एक प्लेट से ढक देंगे, इसमें भी इथिलीन गैस है। अब इथिलीन गैस इसमें है, ये है कि नहीं, या हमको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें Br2 देते हैं या Cl2 देते हैं, ये गैसेस देते हैं। जब Br2 या Cl2 गैस, जब आप ये इसको हटाइएगा, इस ढक्कन को, इस बॉटम इसको हटाइएगा, हटाने के बाद जब इसमें Br2 या Cl2 गैस जब डालिएगा तो Br2 का जो कलर होता है वो कलर डिसअपियर होता है और यहाँ पर एक पूरा वाइट फ्यूम पैदा हो जाता है। और Br2 जो कलर होता है, ब्रोमीन की जो भी कलर होती है वो कलर डिसअपियर होती है, कलरलेस हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि इसमें इथिलीन है। या आप चाहो तो यहाँ पर एक मैच, आप यहाँ पे चाहो तो एक थोड़ा सा आप ये लाइट कर सकते हो। जब आप लाइट कीजिएगा, मतलब मैच स्टिक से जब यहाँ पे आप आग लगाइएगा तो यहाँ पे पॉप साउंड क्रिएट होगा। जिससे पता चल, पॉप साउंड तो क्रिएट नहीं होता, एक्चुअली आग लग जाता है, पॉप साउंड हाइड्रोजन में क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आग लग जाती है इस पूरे फ्लास्क के भीतर। इससे पता ये चलता है कि इसमें इथिलीन गैस है, क्योंकि इथिलीन गैस जो है हमारी वो क्या है, कम्बस्टाइल है, जो फ्यूल में भी यूज़ होती है, जो हमको मालूम है। आप चाहो तो Br2 Cl2 ना इस्तेमाल करके आप चाहो तो KMnO4 भी दे सकते हो। KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, और जब KMnO4 हमारा इथिलीन से रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा इथिलीन जो है KMnO4 के कलर को डिसअपियर कर देता है, वो डिकलराइज कर देता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है।
तो इस तरीके से हमारा जो एल्कीन जो KMnO4 का है उसका भी रंग गायब हो जाता है और Br2 की कलर क्या होती है, कलरलेस हो जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि इसमें जो इस फ्लास्क में, इस ग्लास में जो गैस थी वो गैस क्या थी, हमारी ईथीन थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ईथीन का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। और एक बात रखिएगा, मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ क्यों करते हैं, तो बोलिएगा कि जब ईथीन जब इस पानी से जब पास होता है तो फ्रोथ पैदा करता है। फ्रोथ मतलब घाज, कुछ जैसे समुद्र में देखे हैं ना, सॉल्ट वाटर होता है तो कुछ किस तरीके से सर्फ जैसी कुछ फेना जैसी कुछ चीज़ें फोम पैदा होती है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे फ्रोथिंग पैदा होती है। तो फ्रोथिंग से बचने के लिए हम लोग Al2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, ये कारण है एक, ये भी याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि किस तरीके से इथिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमारा इथीन का था, तो हमने होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चों ध्यान से पढ़िए, मन ला के पढ़ाइए। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर।